हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सब प्राचीन इतिहास में गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि हमारे पुराने वीडियो को आप नहीं देखे हैं और हमारे पुराने जो प्राचीन इतिहास के बारे में आप लोग नहीं देखे हैं, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि पहले आप उन सारे वीडियो को देख लें। उसके बाद आप इसके आगे देखें, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या इसमें हमारे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग सब एक फॉर्मेट में देख लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसकी किस प्रकार से हमको इसको एक डिवाइड में तोड़कर पढ़ना है। ठीक है, और किन किन चीज़ों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हमको यहाँ पर पढ़ना क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इसके स्रोत के बारे में देखेंगे, जो इसके स्रोत हैं। उसके बाद हम शासक को देखेंगे, इसके बाद समाज को देखेंगे और अर्थव्यवस्था को देखेंगे और संस्कृति को देखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम गुप्त काल को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक करके के हम लोग सब चेंज देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पर स्रोत है और स्रोत में बात करें हम, तो इसमें से पहले सबसे पहले हमारा क्या है, साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग सब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए, सबसे पहले यह बताया जा रहा है दोस्तों कि जैसे कि गैर धार्मिक स्रोत। ठीक है, गैर धार्मिक जो कि साहित्यिक स्रोत है, इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, कि इसमें अगर देखा जाए जो गुप्त काल की बातें हो रही है दोस्तों, ठीक है, कि इसमें कालिदास और उनकी जो रचनाएं हैं आदि जो बताई गई है। और कालिदास जो इस समय एक महान जो कवि और नाटककार थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक गुप्त काल की बात हो रही है। ठीक है, और गुप्त काल में देख सकते हैं कि एक गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कालिदास और उनकी जो रचनाएं की बात की जा रही है, जो कि इस समय कालिदास एक महान जो कि नाटककार थे। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बताया जा रहा है दोस्तों कि इसमें क्या है कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप एग्ज़ाम्स के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप भी इनके नाटक जो है इसको आप देखेंगे। ठीक है, क्या क्या है इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं जैसे कि विक्रम शौर्यम है, उसके बाद मालविका मानमित्र है, उसके बाद रघुवंशम है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके तमाम जो कि नाटककार हैं आप यहाँ पर देखिए। और भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है, उसके बाद है कुमार संभवतम है और मेघदूत है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके जो मतलब कि इम्पोर्टेंट जो कि नाटक हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पर इन सारे इनके नाटक को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि विक्रम संवत शौर्यम है, मालविका मानमित्रम है। ठीक है, और रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संवतम है और मेघदूतम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें एक और भी है, देख सकते हैं। उसके बाद एक ऋतु संधारम है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 इनके नाटककार हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर शूद्रक की बात हो रही है। ठीक है, तो शूद्रक की एक जो कि मृच्छकटिकम एक जो नाटक है, और यह अगर बात करें हम तो यह जो है गुप्त काल के राजनीतिक एक नाटक है, जिसमें एक ब्राह्मण और एक व्यापारी गणिका यानी जो कि एक वेश्या की प्रेम संबंध के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया मृच्छकटिकम एक नाटक है, जिसमें किसकी तो एक ब्राह्मण की, व्यापारी और एक जो कि एक गणिका, कहने का मतलब एक के जो वेश्या की एक क्या इसमें प्रेम कहानी को बताया गया। ठीक है, तो इसमें तो आपको याद रखना है कि बार बार पूछा जाता है कि शूद्रक के द्वारा जो कि मृच्छकटिकम किससे लिखा गया था, तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद और देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि एक देवी जो कि चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त, ठीक है, नहीं विशाख दत्त जो है देवी चंद्रगुप्तम के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और इसमें एक राजा, जिसमें कि एक राजा और गुप्त नाम के एक
गुप्त शासक की चर्चा की गई, यानी कि इसमें यही बताया गया दोस्तों कि देवी चंद जो गुप्तम है, इसमें जो है एक मतलब कि एक राजा के इसमें कुछ गुप्त शासक की इसमें चर्चा की गई, ठीक है। और इसमें ही बताया गया है, ठीक है, कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों पर विजय की सूचना भी हमको मिलती है, यानी कि ध्रुव देवी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि इसमें जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उनकी जो किस प्रकार से उन्होंने शकों पर विजय हासिल की, ठीक है, तो उसके बारे में जो है इस पुस्तक में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस पुस्तक में यही बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि जो देवी चंद्रगुप्तम के द्वारा जो विशाक्त जो लिखा गया है, इसमें जो कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय के जो किस प्रकार से उन्होंने शकों पर विजय हासिल की उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। तो इस पुस्तक में इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्यभट्ट जो कि गुप्त काल के एक बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम आर्यभट्टी है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये भी याद रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आर्यभट्ट भी जो थे गुप्त काल के, पूछा जाता है कि आर्यभट्ट किस काल के एक महान गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के एक प्रसिद्ध जो गणितज्ञ थे, और इनकी पुस्तक बार बार पूछा जाता है जिसका नाम था आर्यभट्टी, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, कि इस समय में हमें जो कि 12 मिहिर की भी सूचना मिलती है, ठीक है, जिसमें कि पंच सिद्धांतिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, और जो कि पूरी तरीक़ा से ज्योतिष से संबंधित है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गुप्त काल में ही 12 मिहिर के भी चर्चा मिल रहा है, सूचना मिल रहा है, जिसमें उन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम की एक पुस्तक लिखी है, और इसका मुख्य संबंध अगर देखा जाए तो ज्योतिष से था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो कि 12 मिहिर के बारे में आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वात्स्ययन जो कि कामसूत्र जो लिखा गया था, किसके द्वारा, वात्स्ययन के द्वारा लिखा गया था, और इसमें लोगों की गृहस्थी की जानकारी दी गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो कामसूत्र जो लिखा गया वात्स्ययन के द्वारा, इसमें क्या है, तो लोगों के जो गृहस्थी में जो घर के बारे में, जो गृहस्थी जीवन के बारे में इसमें क्या है बताया गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत, ठीक है, अगर इसके अंतर्गत अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि इसमें संगीत है, चित्रकला है और नृत्य जैसे विषयों को दिखाया गया किसमें, तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कालिदास द्वारा रचित जो कि मालविकाग्निमित्र नामक एक जो इसके जो नायक कौन थे, तो अग्निमित्र है, ठीक है। यानी कि कालिदास द्वारा रचित जो लिखा गया था मालविकाग्निमित्र नामक का एक जो नायक कौन था, तो अग्निमित्र है, ठीक है। तो यहाँ पर कालिदास के बारे में बताया जा रहा, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर कवि कालिदास के नाम का जो उल्लेख है एहोल के जो उत्कीर्ण लेख में है, ठीक है। यानी कालिदास के जो नाम का यहाँ पर उल्लेख की जा रही है, ठीक है, और वह उल्लेख कहाँ पर किया जा रहा था, एहोल के उत्कीर्ण लेखों में है, ठीक है। एहोल जो प्रस्तुति जो लिखा गया था उनके जो कि उसी में इनका क्या नाम का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके और आगे देखते हैं क्या है हमारे पास इसमें है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम सब कि गुप्त काल की जो धार्मिक स्रोत क्या था, ठीक है। आप देख सकते हैं जो गुप्त काल की जो धार्मिक स्रोत के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो गुप्त काल के धार्मिक स्रोत को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए, इस समय हमें जानकारी के लिए कई प्रकार के जैसे ब्राह्मण साहित्य दिखाई देते हैं। अगर हम गुप्त काल के धार्मिक स्रोत की बात करें हम, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कई प्रकार के जो ब्राह्मण साहित्य दिखाई देते हैं, जिससे हमें गुप्त काल के बारे में जो धार्मिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे क्या है, इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे जो साहित्य है, स्मृति है, जैसे कि देख सकते हैं कि नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, रामायण स्मृति है, महाभारत है और कुरान। इन सब चीज़ों के बारे में जो है गुप्त काल के जो धार्मिक स्रोत है, इससे हमको जानकारी यहाँ पर मिलता है, ठीक है, कि गुप्त काल में धर्म की कैसी व्यवस्था थी, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि नारद स्मृति हो गया, पराशर स्मृति हो गया, रामायण, महाभारत, कुरान आदि में जो है हमें गुप्त काल की जो धार्मिक व्यवस्था को देखने को मिल रहा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो कि हमारा पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि गुप्त काल की जो पुरातात्विक है, पुरानी चीज़ों हैं, उसकी यहाँ पर स्रोत की बात की जा रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत अगर समुद्रगुप्त के सिक्कों के प्रयाग प्रस्तुति से हमको इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उससे हमको क्या है
जानकारी मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर है कि स्कंद गुप्त का भी अभिलेख आदि यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी पुरातात्विक स्रोतों की बात हो रही है, जिसमें कहाँ से मिल रही है, तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, जिसका नाम प्रयाग प्रशस्ति और स्कंद गुप्त का भी अभिलेखों आदि में यहाँ पर जो कि गुप्त काल की इस चीज़ को देखने को जानकारी हमको मिल रही है, साहित्य देखने को मिल रही है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों के। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे गुप्त काल में अगर देखा जाए तो प्रशासन की बात करें हम, प्रशासन में जैसे कि हाथियों की सेना का सेनापति को क्या कहा जाता था, तो पिलपति कहा जाता था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो गुप्त काल में जो प्रशासन था उसमें क्या होता था कि हाथियों की सेना, जो हाथियों को जो देख रेख करते थे, उनको चलाते थे, उनको जो साथ लेके चलते थे, ठीक है, उनकी सेना को सेनापति, जो कि सेना का सेनापति और पिलपति थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कि अश्वपति कौन होते थे, जो कि अश्वरोही सेना के साथ सेनापति को अश्वरोही कहा जाता था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि महादंड नायक एक हैं, जो कि एक क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। और संधि विग्रही एक क्या थे, तो विदेश मंत्री थे, ठीक है। तो एक अगर देख सकते हैं कि गुप्त काल में एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है। तो उनमें इस अलग अलग मतलब कैटेगरी यहाँ पर बांटा गया था, जिसमें कि संधि विग्रह जो कि विदेश मंत्री, उनको नाम दिया गया था। और जो दंडनायक जो दंड देने का काम करते थे, उनको मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नाम दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में आपने देखा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको गुप्त काल के धार्मिक स्रोतों के बारे में बताया। उसके बाद दोस्तों हम लोग सब देखेंगे कि गुप्त की जो राजनीतिक और प्रशासन के बारे में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि गुप्तों की राजनीति कैसा था, उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसा था, तो आप यहाँ पर हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे नीचे से मैं ऊपर आपको बताऊंगा, ठीक है, कि नीचे ग्राम में किस प्रकार के उनका जो उसको देख रेख करते थे, उनको क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम आते हैं जैसे कि ग्रामीण प्रशासन की बात करें। अगर ग्रामीण प्रशासन अगर ग्राम स्तर पर अगर कोई उसको देख रेख कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, तो उसको महंतर कहते थे। क्या कहते थे? महंतर कहते थे, ठीक है। जो ग्रामीण प्रशासन में ग्रामीण स्तर पर उसको देख रेख करने वालों को हम लोग क्या करते थे? महंतर कहते थे, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा ग्राम से अगर हम जैसे हम अभी भी देख सकते हैं, जैसे ग्राम होता है, ग्राम उसके बाद हमारा ग्राम समिति पंचायत, उस सेम वही चीज़ है कि ग्रामीण प्रशासन को हम सब महत्तर कहते थे। और विधियाँ जो कि ब्लॉक होता था, और ब्लॉक स्तर पर उसको अगर कोई देख रेख कर रहा है तो उसको विधिपति कहते थे, ठीक है। वहाँ पर एक अधिकारी होता था, आज भी देख सकते हैं कि ब्लॉक स्तर पर अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से और आगे उसको ऊपर देखते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों जिला है। अगर जिले की अगर स्तर पर अगर कोई अगर देख रेख कर रहा है तो उसको विस्पति कहा जाता था, ठीक है। और उसी प्रकार से प्रांत की बात करें हम तो उसको भुक्ति कहा जाता था, जो कि ऊपरी इसका नाम दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ग्राम हो गया, ब्लॉक हो गया, जिला हो गया, प्रांत हो गया। उसी प्रकार से सबसे ऊपर होता था, आज भी देख सकते हैं, जैसे केंद्र होता है, ठीक है, जैसे राज्य हो गया, इस प्रकार से जैसे केंद्र हो गया, प्रांत, इसको मंत्री परिषद यहाँ पर इसको कहते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गुप्तों की प्रशासन कैसी थी, राजनीति कैसी थी, और किस प्रकार से उस समय भी जो है इसका वर्चस्व आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण हो गया, ब्लॉक हो गया, जिला हो गया, प्रांत हो गया, केंद्र हो गया, तो तमाम प्रकार के आप देख सकते हैं कि हर एक स्तर पर जो है उसको कोई ना कोई उसको देख रेख कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको और आगे देखते हैं क्या इसमें लिखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि गुप्तों की जो नौकरशाही मौर्यों के समान बहुत विस्तृत नहीं थे। यानी कि यही बताया जा रहा है कि जो गुप्तों की जो नौकरशाही था मौर्यों के समान बहुत विस्तृत नहीं थी, और इनकी सेना सामंतों की सेना से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य में जो कि इनकी जो नौकरशाही था उसके समान यहाँ पर विस्तृत नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बिल्कुल यहाँ पर जो है एक समान तरीक़े से जो है सामंतों की सेना से मिलकर यहाँ पर बनी थी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गुप्तों की जो न्याय व्यवस्था थी मौर्यों की तुलना में अधिक व्यवस्थित थी। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुलना की जा रही गुप्त काल की और मौर्य काल की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और बोल रहा है कि यहाँ पर जो कि हमें फौजदारी और दीवानी कानून के मामले अधिक क्या है,
जो कि अधिक हमको जो है परिभाषित दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही बात कही जा रही है। ठीक है, कि जो इनकी मतलब कि फौजदारी और दीवानी जो कि कानूनी थी, जो उनको सज़ा देने के लिए, दंड देने के लिए जो यहाँ पर बनाए गए थे, व्यवस्था किए गए थे, तो वही बताया जा रहा है कि मौर्यों की तुलना में अगर यहाँ देखा जाए अधिक व्यवस्थित है, और यहाँ पर हमें फौजदारी और दीवानी कानूनी मामले में अधिक परिभाषित दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कि गुप्तों की जो, एक मिनट देखिए, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि गुप्तों की जो कर व्यवस्था एवं राजस्व प्रशासन मौर्यों के तुलना में हल्का कमज़ोर दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि गुप्त काल में जो कि कर व्यवस्था था और उनकी जो राजस्व की जो कलेक्शन करने का जो तरीका था, वो मौर्यों की तुलना में हल्का यहाँ पर कमज़ोर दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अगर विशेषता अगर बात करें हम, तो गुप्तों के काल में क्या था, यहाँ पर गुप्तों के समय में भूमि से संबंधित कर अधिक लिए जाते थे। यानी कि जो कि ज़मीन से, भूमि से गुप्त के समय में क्या होता था, कर टैक्स को बहुत अधिक लिया जाता था। ठीक है, हालांकि मौर्य की तुलना में यहाँ पर थोड़ा जो है इसकी प्रशासनिक थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर जो भूमि से संबंधित जो टैक्स जो कर व्यवस्था था, जो कि अधिक लेने जाता था यहाँ पर। ठीक है, लिए जाने लगे थे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, और आगे क्या इसमें है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग सब, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो गुप्त काल की समाज के बारे में देखेंगे, क्या कि इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसा था, तो इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय में जो कि हमारा जो कि वर्ण व्यवस्था पहले के समान ही बनी रही। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था था, जो लोगों के प्रत्येक अलग अलग कैटेगरी में जो बनाया गया था, ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी चल रहा था। ठीक है, किंतु यहाँ पर क्या था कि समाज में अस्पृश्यता की भावना देखने को यहाँ पर हमको मिल रही है। ठीक है, यानी कि जो अस्पृश्यता है, जो कि छुआछूत की भावना है, यहाँ पर गुप्त काल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं वही बोल रहा है कि समाज में अगर देखा जाए तो अस्पृश्यता की भावना दिखाई देती है। हालांकि इसके पहले हमने अस्पृश्यता की भावना को उतना नहीं देखा, लेकिन गुप्त काल में इसकी जो अस्पृश्यता की काफ़ी ज़्यादा हम जो कि इसकी प्रचलन जो है काफ़ी तेज़ी से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें और क्या है। देखिए इस समय अगर बात करें, इस समय हमें चीनी यात्री एक फाहियान से हमको एक जानकारी देता है और बताता है और कहता है कि वह कहता है कि नगर के दोनों छोरों पर, यानी कि जो नगर के दोनों छोरों पर क्या है, यहाँ पर कुछ जो लिखता है। ठीक है, नगर के दोनों छोरों पर ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनसे कोई संबंध नहीं रखता। देखिए अगर यहाँ पर गुप्त काल में आप देख सकते हैं कि आप इस चीज़ को बात कही जा रही है। ठीक है, कि जो नगर जो बसाए गए थे, उस नगर के या तो शुरू में या तो लास्ट में कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनसे लोग क्या उनसे संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, इससे जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है छुआछूत की भावना जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता की जो शुरुआत हो गई थी, आप इसकी जो पूरी तरीक़ा से यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, कहाँ तो गुप्त काल में। ठीक है, तो देख सकते हैं हालांकि वर्ण व्यवस्था तो ही था, लेकिन यहाँ पर छुआछूत की भावना जो है अब दिखाई देने लगा। ठीक है, देखिए इसमें और लिखा गया दोस्तों कि इस समय जो है समाज में दास व्यवस्था और मजबूत दिखती थी। जो दास व्यवस्था जो लोगों को मतलब कि रखना और उससे काम कराना। ठीक है, और इसकी सूचना की बात करें हम तो नारद स्मृति से हमको मिलती है, जो कि नारद स्मृति से इस चीज़ को देखने को मिल रही है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों और इसमें क्या लिखा गया है आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें और बताया गया जिसमें कि हमको 15 प्रकार के दासों का वर्णन देखने को मिलता है। सोचिए कि उसमें कितना 15 प्रकार के दास हैं जिसका वर्णन जो है देखने को मिल रहा है नारद स्मृति में। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बदलाव देखने को हमको मिल रहा है गुप्त काल में। देखिए गुप्त काल में हमें महिलाओं की स्थिति में बहुत गिरावट दिखाई देती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमको स्थिति खराब देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उदाहरण के लिए देखें हम यहाँ पर, तो इसके लिए हमें एरन अभिलेख से 510 ईस्वी में, ठीक है, इस अभिलेखों में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें हमको देखते हैं कि सती प्रथा का क्या उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जो सती प्रथा का इसमें उल्लेख देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसमें तो गुप्त काल में। ठीक है, इसके अलावा और भी देखिए कि इसके अलावा और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है
कि इस समय में बाल विवाह भी दिखाई देती है देखने लगी। और गौरी कहने के बाद 4 से 5 साल की जो लड़की थी उसकी यहाँ पर विवाह की जाने लगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की किस प्रकार से स्थिति को में कमज़ोर दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि 4 से 5 साल की जो लड़कियाँ हैं उनकी यहाँ पर विवाह भी की जा रही है। और यहाँ पर जो कि सती प्रथा का भी काफ़ी यहाँ पर प्रचलन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देख सकते दोस्तों कि इसी समय जब विधवाओं की खराब स्थिति हमें दिखाई देती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि विधवाओं की भी स्थिति खराब हो गई, लड़कियों की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्थिति आप देख सकते हैं कि 4 से 5 साल में शादी विवाह की जाने लगी है, ठीक है। तो तमाम प्रकार के यहाँ पर बदलाव हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि गुप्त काल में किस प्रकार से हमने कि सामाजिक जो कि व्यवस्था को देखा, किस प्रकार से अपरिष्टता को हमने देखा, ठीक है। उस प्रकार से और इसमें देखते हैं दोस्तों और क्या देखा गया है। देखिए इसमें दोस्तों यहाँ पर देवदासी प्रथा का भी हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा समाज में आप देख सकते हैं कि जो कि वेश्यावृत्ति भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो तमाम प्रकार के यहाँ पर बदलाव हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, गुप्त काल में। दोस्तों अब इसके आगे देखते हैं कि गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या यहाँ पर स्थिति है, तो उस चीज़ को हम लोग सब देखेंगे कि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था के बारे में हम सब देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर इस काल में हमें यदि हम कृषि को देखें तो हमें, ठीक है, कृषि को देखें तो हमें बेहतर दिखाई देता है। और आज में कृषि के द्वारा जो कि कृषि व्यवस्था की सहयोग दिया जाता है, ठीक है। यानी कि यही बताया जाए कि कृषि की व्यवस्था जो कि हमको बेहतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आज के द्वारा जो कृषि व्यवस्था की सहयोग दिया जाता था और व्यक्तिगत प्रयास द्वारा इससे बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि कृषि को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। लोगों को इसमें सहयोग किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो कि बेहतर और इसमें जो है इसको व्यक्तिगत रूप से जो है और अच्छा किया जा सके, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है कृषि व्यवस्था को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूती से काम किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ? तो गुप्त काल में। देखिए उसके बाद यहाँ देख सकते दोस्तों कि इस काल में हमें ज़मीन का महत्व बहुत बढ़ गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अनेक प्रकार के भूमि कर भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गुप्त काल में ज़मीन का जो महत्व था, भूमि का जो महत्व था, काफ़ी यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और अनेक प्रकार के जो है भूमि कर भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो इस चीज़ को हमको यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों कि इस समय क्या है कि हमें कई जगह फसलों के उदाहरण को मतलब कि उत्पादन की बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब ज़्यादा फसल अगर उत्पादन किया जा रहा है, कृषि कार्य किया जा रहा है, तो भूमि का तो महत्व बढ़ना ही है। और भूमि का महत्व बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, तो टैक्स भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद एक गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेखों में वर्णित जो कि नल शब्द का जो है आश्रय भूमि का माप से, देखिए यहाँ पर क्या है, गुप्त और जब गुप्तोत्तर काल अभिलेखों में जो एक नल शब्द का प्रयोग किया गया, नल शब्द का प्रयोग इसके यहाँ पर जो है भूमि का माप से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे गुप्त काल में हमको देखने को मिल रही है। चलिए इसके आगे क्या देखते हैं और इसमें देखते हैं हम लोग सब क्या है देखिए उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि व्यापार और एक वाणिज्यिक व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि बिजनेस है, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुप्त काल में हमें व्यापार और वाणिज्य की स्थिति अच्छी थी, लेकिन मरणोत्तर काल से कम थी। यानी कि मरणोत्तर काल के बाद जो हम गुप्त काल जो देख रहे हैं, इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कृषि पे काफ़ी ज़्यादा इसमें जोर दिया जा रहा है, भूमि का महत्व बढ़ गया है। तो उसी कारण से क्या है कि गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति अच्छी थी, लेकिन मरणोत्तर काल से थोड़ा कम थी यहाँ पर, ठीक है। इस बात को यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इस समय अगर बात करें हम तो वस्तु जैसे उद्योग हो गया, धातु उद्योग हो गया, तथा अलग अलग प्रकार के जो है मृत भार, हाथी दांत की वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं आदि का व्यापार यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों कि गुप्त काल जो है, गुप्तों की काल में शांति और अस्थायित्व का काल था, ठीक है। और इस समय कई श्रेणियों की जानकारी हमको देखने को मिलती है, ठीक है, जिससे राज्य से स्वायत्तता मिल गई थी इनको, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। उसके बाद आगे यहाँ देखते हैं दोस्तों कि राज्य के नियंत्रण में है, लेकिन कार्य करने की छूट नहीं है। तो वही है, इसी के बारे में कहा जा रहा है
कि स्वायत्तता के बारे में ही बातें कही जा रही, ठीक है, कि राज्य के तो नियंत्रण में है लेकिन काम करने की इनको छूट भी है, ठीक है। तो आप इसकी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। हम देख सकते हैं कि इस समय हमें जो है, देख सकते हैं, एक मिनट, इस समय हमें जो है सामंती व्यवस्था की शुरुआत भी दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि विदेशी यात्री फाहियान जो है इस समय समय कौड़ियों की चलने की बात करता है, ठीक है, यानी यही बात कह रहा है, ठीक है, इस समय जो है कौड़ियों, जो कि उस समय कौड़ियाँ जो चलने की बात यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, जो कि पैसे होते थे, वही बोल रहा है कि इस समय हमें सामंती व्यवस्था की शुरुआत भी दिखाई देती है। और क्योंकि विदेशी यात्री इसमें जो फाहियान आया था वो क्या करता है कि इस समय कौड़ियों की चलने की बात यहाँ पर ही बता रहा है, ठीक है, कौन, फाहियान, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर है कि इस समय जो है, इस समय स्कंदगुप्त के भीतरी जो कि अभिलेख के जो कि अग्रहार गांव की सूचना मिलती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस समय स्कंदगुप्त की भी चर्चा हो रही है, जो इसकी भीतरी अभिलेखों के बारे में बताया जा रहा है, जो कि अग्रहार गांव की सूचना यहाँ पर ही देखने को मिल रही है, ठीक है। देखिए, अग्रहार कहने का मतलब क्या होता है कि देख सकते हैं, अग्रहार कहने का मतलब होता है कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली दान, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर जो है भीतरी अभिलेखों से जो है जानकारी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखें हम लोग सब कि विदेशी यात्री फाहियान के बारे में देखें, सामंतिक व्यवस्था की शुरुआत जो यहाँ पर दिखाई देती है उसके बारे में हम लोग देखें। और यहाँ पर हमने देखा कि समाज में किस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य का जो कि स्थिति अच्छी दिखाई दी है। तो इन सारे चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि गुप्त काल की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि गुप्त काल की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की यहाँ पर क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार से इसको काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इस काल में अगर बात करें, इस काल में वैज्ञानिक उपलब्धियों का इसके काल कहा जाता है, किसको, तो गुप्त काल को, ठीक है। गुप्त काल को जो है वैज्ञानिक उपलब्धियों का काल कहा जाता है, ठीक है। और अगर देखें तो इसकी अगर उदाहरण हमें मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि गणित के क्षेत्र में अगर बात करें हम तो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के योगदान को देख सकते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ही हमारा आर्यभट्ट भी है और ब्रह्मगुप्त भी है, तो इनका योगदान अगर देखें तो गणित के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहाँ पर, तो गुप्त काल में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कि आर्यभट्ट जो विश्व के ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने गणित के आधार पर यह स्पष्ट किया कि सौर तंत्र में सूर्य केंद्र में रहता है और पृथ्वी और उसके अन्य ग्रह जो है उसके जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आर्यभट्ट जो इस बात को कह रहे हैं, ठीक है, कि विश्व के ऐसे पहले विद्वान हुए थे जिन्होंने इस बात को गणित के माध्यम से उसके आधार पर यह स्पष्ट किया कि सौर तंत्र जो कि हमारा उसमें क्या होता है कि सूर्य केंद्र में है और उसके पृथ्वी सहित अन्य सारे जो ग्रह हैं उसके सूर्य के चारों ओर क्या है चक्कर लगा रहे। इस बात को कौन कह रहे हैं, तो आर्यभट्ट बता रहे हैं, ठीक है। अगर आर्यभट्ट के बारे में और बात करें, जो बातें बताए हैं उनमें है सौर तंत्र के बारे में, सूर्य केंद्र में है और पाई का मान, जीरो का आविष्कार और पृथ्वी की परिक्रमा, ये तमाम सारे बातें जो है आर्यभट्ट के द्वारा जो है इस चीज़ को बताया गया, ठीक है। तो इन सारे बातों को गुप्त काल में जो उनकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो व्यवस्था है उनमें इन सारे बातों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मगुप्त की बातें हो रही है। तो देख सकते हैं कि गुप्त काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि गणितज्ञ थे, कौन, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य जैसे पुस्तकें लिखी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्म सिद्धांत हैं और खंड खाद्य जैसे की पुस्तकें यहाँ पर लिखी, किसने, तो मतलब कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी सामने रखा था। यानी कि जो ब्रह्मगुप्त हैं, जो कि न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं उससे पहले इन्होंने बता दिया था, ठीक है, कौन, तो ब्रह्मगुप्त, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि गुप्त काल में किस तरीक़ा से विज्ञान और काफ़ी ज़्यादा यहाँ भी प्रचलन था, ठीक है। लोगों के यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आप देख सकते हैं था।
देखिए गुप्त काल में अगर ज्योतिष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि 12 मिहिर के नाटक ज्योतिष, जो 12 मिहिर नामक जो कि ज्योतिष से संबंधित है, यहाँ जानकारी मिल रहा है, ठीक है। और जिन्होंने ज्योतिष के 5 सिद्धांतों को व्याख्या की, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ज्योतिष के क्षेत्र में भी जो है यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए जो कि 12 मिहिर नामक एक ज्योतिष की जानकारी यहाँ पर मिलती है, कहाँ, तो गुप्त काल में, ठीक है। जिन्होंने ज्योतिष के 5 सिद्धांतों पर अपनी व्याख्या की थी, ठीक है। 5 सिद्धांतों पर, अगर ज्योतिष के 5 सिद्धांतों पर व्याख्या करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो कौन, 12 मिहिर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, उस 5 सिद्धांत पर अगर बात करें हम, जो कि 12 मिहिर की जो बताया गया था, जैसे कि सूर्य है, पितामह है, वशिष्ठ है, रोमक है और पौदिश है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देख सकते हैं जो कि यूनानी से ली गई, ठीक है। और इसी में आप देख सकते हैं जो कि हमारा एक प्रकार का रोमक और पौदिश क्या था, एक विदेशी था, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और लिखा गया है कि गुप्त काल में अगर देखे जाए तो लोगों की उच्च स्तरीय रासायनिक ज्ञान भी था, यानी कि यहाँ पर लोगों को, जाहिर सी बात है पूरा वैज्ञानिक चीज़ हम देख रहे हैं, प्रौद्योगिकी देख रहे हैं हम, तो गुप्त काल में लोगों को जो उच्च स्तरीय रासायनिक ज्ञान था, ठीक है। और उदाहरण के लिए देखें हम तो दिल्ली के जो मेहरौली जो कि लौह स्तंभ जो बनाए गए हैं, जो कि आज भी जो है इसकी जो कलर जो है वही चीज़ है कि आज भी इसको जो है कई सौ वर्षों के बाद भी जो है आज भी मूल स्वरूप में बनाए हुए, यानी कि जो मूल अवस्था में जो फर्स्ट समय शुरुआत में जो उसकी जो कलर की गई थी आज भी वैसा ही दिखाई दे रहा थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि गुप्त काल में किस प्रकार से रासायनिक जो कि व्यवस्था इनके पास कितना ज़्यादा मजबूत था, जो कि आज भी इस चीज़ को देखने को मिल रहा है, जो कि दिल्ली में जो मेहरौली लौह स्तंभ बनाया गया है वो आज भी चमक रहा है, ठीक है। तो सोचिए कि कितना उनके पास एक विस्तृत ढंग से इनके पास एक रासायनिक व्यवस्था था जो आज भी देखने को उस चीज़ को मिल रहा है, देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इस काल में चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमें बहुत बड़े उन्नति दिखाई देते हैं, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी यहाँ पर बातें कही जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा उन्नति दिखाई दे रही है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें हम तो धन्वंतरी और चरकपाणी, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात है कि उदाहरण देखें तो धन्वंतरी हो गए और एक हमारे क्या थे, कौन है, तो चक्रपाणी, ठीक है। धन्वंतरी और चक्रपाणी को देख सकते हैं जो कि चिकित्सा से संबंधित हैं। और गुप्त काल में हमें अपनी आयुर्विज्ञान विषय की रचना के लिए, ठीक है, जो कि आयुर्विज्ञान है यहाँ पर, और उसकी रचना के लिए सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत एक प्रकार के देखे जाए तो एक क्या थे, एक मतलब कि चिकित्सक ही हैं जो कि आयुर्विज्ञान और विषय के बारे में इनको अच्छा जानकारी है और इसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, सुश्रुत की, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या है, ठीक है। देखते हैं कि जो ज्यामिति और गणित का अध्ययन जो कि सुलभ सूत्र का अध्ययन कहलाया, ठीक है। यानी कि जो ज्यामिति और जो गणित का जो अध्ययन था, ठीक है, उसको सुलभ सूत्र कहलाया यहाँ पर, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से गुप्तों की जो कि इनकी जो चिकित्सा व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। और हमने यहाँ पर रासायनिक ज्ञान के बारे में देखा, ठीक है। उसी प्रकार से हमने जो 12 मिहिर के 5 सिद्धांतिका को देखा, ठीक है। देखिए उसके बाद थोड़ा देखेंगे कि गुप्तकालीन जो कि धर्म, अब धर्म के बारे में हमारी बात कही जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए इस काल में बौद्ध और जैन धर्म पहले के तुलना में इनकी स्थिति अच्छी बनी रही। इसी बात को कही जा रही, ठीक है, कि इस काल में बौद्ध और जैन धर्म पहले की तुलना में जो इनकी स्थिति अच्छी बनी रही, ठीक है। तो इसमें कोई हमको परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो स्थिति था वो स्थिति यहाँ पर बना रहा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इस समय में जो कि ब्राह्मण धर्म तेज़ी से विकसित हुआ, ठीक है। और गुप्त शासक जो कि स्वयं को भगवान विष्णु के उपासक जो थे, ठीक है, और इस चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है, कि इस समय ब्राह्मण धर्म तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिल रहा है, ठीक है। और गुप्त शासक स्वयं को जो थे, जो गुप्त जो शासक थे स्वयं को भगवान विष्णु के उपासक थे और इन्होंने जो कि वैष्णव और शिव धर्म से संरक्षण इनको दिया, ठीक है। किंतु दूसरे धर्म का विरोध नहीं किया, ठीक है। हालांकि ठीक है, वैष्णव धर्म और शिव धर्म का संरक्षण तो दिया, लेकिन इन्होंने और भी जो धर्म थे उनको इन्होंने विरोध नहीं किया, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है। तो
इसी प्रकार से देखते थे और इसी काल में हमें अवतारवाद के भी हमको बड़े जो कि संकल्पना देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गुप्त काल में जो कि धर्म व्यवस्था कैसा था कि यहाँ पर जो कि यही है कि यहाँ के जो शासक थे वो तो शिव और वैष्णव धर्म को तो संरक्षण दिया ही दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य जो दूसरे धर्म था इनको इन्होंने यहाँ पर विरोध नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज़ को बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय जो है, इस समय विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कहाँ गुप्त काल में। ठीक है, और यह माना गया कि जब जब धरती पर अधर्म असत्य की बहुलता होगी, ठीक है, देखिए बहुलता होगी, ठीक है, तब तब हम धर्म की रक्षा के लिए जो है विष्णु अवतार लेंगे। देखिए इस बात को कह रही है, ठीक, कहा जा रहा है। ठीक है, कि मतलब जब जब धरती पर अधर्म जो कि असत्य की बहुलता तेज़ी से अगर बढ़ेगी तो उसको विनाश करने के लिए और उसको धर्म की रक्षा करने के लिए विष्णु अवतार लेंगे। तो इस बात की अगर चर्चा अगर की जा रही है तो गुप्त काल में की जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं इसमें और क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि गुप्त काल की जो हमें देखते हैं कि गुप्त काल के जो प्रमुख शासक की बात हो रही है। ठीक है, तो गुप्त काल की जो प्रमुख शासक है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, गुप्त काल के जो प्रमुख शासक थे आप देख सकते हैं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक किसे माना गया है तो श्रीगुप्त को माना गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से आगे देखेंगे हम उसे इसमें देख सकते हैं कि इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक जो चंद्रगुप्त कौन था, प्रथम था। आप देख सकते हैं कि गुप्त वंश का अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें हम तो कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। और इसने जो कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है, यानी कि जो कुमार गुप्त थे इनकी विवाह जो है लिच्छवी के राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में जब उनका शादी हुआ तो इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने राजा रानी नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, तो राजा रानी नाम के सिक्के चलवाने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, कि गुप्त वंश के जो संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे, पर श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, और जो कि जिनका विवाह जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ और अपने विवाह के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किए, राजा रानी नाम के सिक्के यहाँ पर चलवाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय क्या था, इस समय अगर देखा जाए शतरंज खेल हमें दिखाई देता है जिसके लिए हमके जो कि चतुरंज शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि जो गुप्त काल में कुछ हमें खेल भी दिखाई देते हैं जिसमें शतरंज को आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो कि चतुरंज शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, शतरंज के लिए। तो और देखते हैं क्या इसमें लिखा गया है दोस्तों, देखिए उसके बाद एक गुप्त जो कि सावंत जो कि जो गुप्त जो कि संवत जो शुरुआत होता है 319 से लेकर 320 ईस्वी में जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है इसे कराया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त जो कि प्रथम के बाद अगर देखें हम तो इसके पश्चात अगर देखें इस वंश का जो अगला शासक हुआ था वो कौन था, समुद्रगुप्त के नाम से एक महान शासक हुआ। ठीक है, और जो कि अपने आपको, ठीक है, लिच्छवी दोहित्र कहता था। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र कहता था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त जो कि प्रथम था उसके बाद अगर देखे जाए तो उसका अगला जो शासक बना कौन बना था, तो समुद्रगुप्त बना। ठीक है, जो अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पर बताया जाए दोस्तों कि इसने उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीत लिया था और उसे कर प्राप्त किया। देखिए देख सकते हैं हम कि जब समुद्रगुप्त जब आया चंद्रगुप्त प्रथम के बाद तो आप देख सकते हैं कि भारत के जो कि 9 राज्य जो कि उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के यानी कि उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के यानी कि उत्तर भारत के जो 9 राज्य और दक्षिण भारत के यहाँ पर देख सकते हैं 12 राज्यों को क्या किया, जीत लिया और उससे क्या किया, कर प्राप्त किया, यानी कि टैक्स वहाँ पर उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, इस बात की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है समुद्रगुप्त के बारे में कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, और लेकिन यह अवहेलना गलत है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यह अवहेलना गलत है कि नेपोलियन इनको कहा जा रहा है, क्योंकि नेपोलियन के यहाँ पर हार हुआ था लेकिन समुद्रगुप्त कभी हारा नहीं था। देखिए इसकी बात कहा जा रहा है, हालांकि किस आधार पर कहा जा रहा है
आप समझ सकते हैं कि इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जा रहा है, लेकिन इसकी अवहेलना ठीक नहीं बताई जा रही, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि नेपोलियन का तो हार हुआ था, लेकिन समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि जो कि समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो कि आता है, और उन सारे जो अपने आप को लिच्छवी दोहित्र बातें कही जा रही कह रहा है। ठीक है, और देख रहे हैं कि इनके नेपोलियन की चर्चा जो है यहाँ पर नाम से की जा रही। ठीक है, देखिए दोस्तों, उसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ठीक है, और यह विक्रमांक की उपाधि धारण करता था। ठीक है, यानी कि विक्रमांक की धारण उपाधि करता था, और इसे कविराज भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त की अगर चर्चा हो रही है, जो अपने आप को एक बता रहा है, कविराज भी इसे कहते थे, और इन्होंने विक्रमांक की उपाधि भी धारण किया था, और इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से तमाम बातें जो है समुद्रगुप्त के बारे में कही जा रही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसी के शासनकाल में वसुबंधु को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। यानी कि ये जो समुद्रगुप्त जो था, जो कि अपने ही दरबार में वसुबंधु को क्या किया था, संरक्षण दिया था। ठीक है, संरक्षण दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि दिया था वसुबंधु को। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, और उसकी अनुमति मिल गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के ही समय में क्या हुआ था कि श्रीलंका के एक शासक जो थे मेघवर्मन, जिन्होंने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने अपने एक राजदूत को भेजे थे कि जाओ अब देखो वहाँ पर अनुमति के लिए। ठीक है, तो हालांकि उनको अनुमति मिल गया था। ठीक है, जब वो बोध गया पहुँचे और समुद्रगुप्त के दरबार में आए, तो उनको यहाँ पर उनको अनुमति मिल गया था। ठीक है, और उन्होंने बोध गया में मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद देख सकते दोस्तों, समुद्रगुप्त को विजय अभियान की सूचना हमें प्रयाग प्रस्तुति से, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, उससे मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक काफ़ी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान की अगर सूचना को देखें हम, तो हरिसेन के द्वारा जो कि प्रयाग प्रस्तुति जो लिखा गया है, उसमें जो है इसकी जानकारी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त के अगर बात देखे जाए तो रामगुप्त नाम का जो है एक शासक बना। ठीक है, रामगुप्त हालांकि उतना अच्छा बातें इसकी देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, हालांकि ये आयोग था। ठीक है, काफ़ी आयोग था समुद्रगुप्त के बाद जो रामगुप्त आया। ठीक है, इसने अपने पत्नी को सोची कि बेचने का प्लान बना लिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं इसी बात कही भी जा रही है कि ये काफ़ी आयोग था, और इसने जो है, एक मिनट, आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि अपनी पत्नी जो कि ध्रुव देवी को शक शासक को देने का मन बना लिया। हालांकि इसका भाई जो था इसको हालांकि मार दिया था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एक आयोग शासक हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, उसी के बाद जो है अपनी पत्नी को एक बार उसी की पत्नी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि इसके छोटे भाई जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दिया था। हालांकि ठीक है, हत्या कर दिया था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और गुप्तों के शासन पर अपना स्थापित कर दिया। ठीक है, उसके भाई हत्या किया, और उसके बाद जो है जो कि शासन खुद जो है अपना इस पर जो है स्थापित कर दिया। ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, देखते हैं दोस्तों और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ठीक है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो शकों को सम्राट शकों को क्या करता है, समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को समाप्त करता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। यानी कि ये भी जो है समुद्रगुप्त के बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय भी यहाँ पर उसकी ने भी इस चीज़ को उपाधि धारण की थी। और देखें तो इसने जो है कि परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यानी कि इसने जो परम जो भागवत की भी उपाधि धारण किया था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और शकों की विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। यानी कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय जो था, जो शकों को तो समाप्त किया और जब विजय प्राप्त किया तो इसके उपलक्ष्य में क्या किया, चांदी के सिक्के भी चलवाए को चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा तो आपको जो कहानी एक छप जाएगा दिमाग में। ठीक है, जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए
उसके बाद जो चांदी के सिक्के चले थे वो जो कि व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। इसके दरबार में अगर बात करें हम तो संस्कृत के 2 बड़े विद्वान रहते थे, ठीक है, और जिसे नवरत्न कहा जाता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इनके दरबार में अगर देखा जाए बड़े बड़े विद्वान रहते थे, ठीक है, और जिन्हें नवरत्न कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन प्रमुख नवरत्नों में कौन कौन थे, आप इनकी देख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। जैसे देख सकते हैं कि 12 मीर हो गए, धन्वंतरी हो गया, बेताल हो गया, शंकु, अमरदास और बरूची और कालिदास। तो एक कुछ ऐसे महान जो कि विद्वान थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है सब रहते थे, ठीक है, जिसमें कि 12 मिहिर हो गए, धन्वंतरी हो गए, बेताल, शंकु और बरूची, अमरदास और कालिदास, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, ठीक है, के दरबार में फाहियान नाम के एक चीनी यात्री आया, ठीक है, और जिससे हमें अपनी यात्रा के वृत्तांत उन्हें सी यू की नाम की एक लेख भी लिखा। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है एक फाहियान नाम का एक चीनी यात्री आता है, और जब यहाँ पर आया, भ्रमण किया, तो उसने अपनी यात्रा के विवरण, जो उसकी यात्रा हो रही थी फाहियान की, तो अपनी यात्रा के विवरण जो है सी यू की एक पत्रिका है, जो कि पुस्तक, उसने जो है इसमें क्या किया, अपने विवरण किया उसमें, ठीक है। तो सी यू की के बारे में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त नाम का शासक बनता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुप्त वंश का शासन चल रहा है, ठीक है, और इसके द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा तो आपको काफ़ी समझ में इसमें आएगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय आप देख सकते हैं कि चंद्र द्वितीय के बाद जो कुमारगुप्त नाम का एक शासक बनता है, और इसके द्वारा जो है नालंदा जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई, और जो कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इस जो कि विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में कुतुब ऐबक के जो सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इसको जब क्या किया गया 1198 ईस्वी में, कौन, तो कुतुब ऐबक के जो सेनापति था जो कि बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया, समाप्त करवा दिया, इसको ध्वस्त करवा दिया था, ठीक है। कब 1198 ईस्वी में, कौन, तो बख्तियार। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कुमारगुप्त के बाद अगर बात करें अगला शासक जो कि स्कंदगुप्त बना, ठीक है, यानी कि कुमारगुप्त के बाद अगर देखा जाए तो स्कंदगुप्त नाम का एक अगला शासक बना, और इसके बारे में जानकारी हमको जो है भीतरी अभिलेख से मिलती है, ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में, ठीक है। तो देखिए स्कंदगुप्त आता है कुमारगुप्त के बाद, ठीक है, और इसने क्या किया, इसने सुदर्शन झील को पुनः निर्माण करवाया, यानी कि जो सुदर्शन झील जो बनवाया गया था, तो इस सुदर्शन झील को जो है, जो कि स्कंदगुप्त के समय क्या किया, इसको जो है फिर से उसको जो है इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा स्कंदगुप्त के बारे में देखा जो कुमारगुप्त के बाद आया, ठीक है, उसके बाद बख्तियार खिलजी के बारे में देखा, कुतुब ऐबक के बारे में देखा, उसके बाद हमने कुमारगुप्त जो और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इसकी स्थापना को लेकर देखा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखा, और उसके बाद फाहियान एक चीनी यात्री के बारे में हमने यहाँ पर देखा जो कि सी युग में अपनी यात्रा के वृत्तांत में जी दिखा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कंदगुप्त के समय में हमें हूनों का आक्रमण की भी जानकारी देखने को मिल रही है, ठीक है, यानी स्कंदगुप्त जब आया था, ठीक है, तो उसके समय में हमको हूनों का आक्रमण जो भारत पर किया गया उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गया था, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या है। उसके बाद है कि इसकी जानकारी की अगर देखा जाए तो जूनागढ़ के भीतरी अभिलेखों से मिलती है, जो कि हूनों का जो आक्रमण हुआ भारत पर, ठीक है, स्कंदगुप्त के समय में, तो इसकी जानकारी जो है जूनागढ़ के जो भीतरी अभिलेखों से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इस वंश में अगर बात करें हम, तो इस वंश का जो अंतिम शासक कौन हुआ था, तो विष्णुगुप्त हुआ था, यानी गुप्त वंश का की बात हो रही है। तो इसकी जो अंतिम जो शासक हुआ था उसका नाम विष्णुगुप्त था, और इसके समय में क्या हुआ, हूनों का आक्रमण बहुत तेज हो गया, ठीक है, जिससे गुप्तों का विनाश हो गया। सोचिए कि जब हमारे भारत पर हूनों का आक्रमण हुआ, और उस समय अगर शासक की बात करें तो स्कंदगुप्त के बाद अगर देखा जाए तो विष्णुगुप्त हुआ, जो कि विष्णुगुप्त उतना हालांकि आयोग नहीं था, जिसके कारण से जो है इस आक्रमण को जो है
उसका विरोध नहीं कर सका और इससे क्या हुआ कि इसी समय क्या हुआ, गुप्तों का विनाश हो गया। ठीक है, क्योंकि गुप्तों के यहाँ पर विनाश हो जाता है। ठीक है, विनाश हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं और क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सब गुप्त काल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में। ठीक है, थोड़ा हम लोग सब गुप्त काल के बाद हमने गुप्तोत्तर काल के बारे में देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि 550 जो ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी के बीच में हम लोग देखेंगे कि गुप्त के बाद जो कि गुप्तोत्तर काल के जब आया समय आया तो उस समय क्या क्या हमको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब गुप्तोत्तर काल के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ देखते दोस्तों कि पुष्यभूति वंश इस वंश के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और पुष्यभूति ये जो कि गुप्तों का एक सामंत होते थे। ठीक है, सामंत युद्ध के साथ साथ जो चल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पुष्यभूति जो वंश जो है, ठीक है, इस समय जो क्या है कि इस वंश के संस्थापक हैं कौन, गुप्तोत्तर काल के, और पुष्यभूति एक जो थे गुप्तों की एक सामंत यहाँ पर थे। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बातें लिखी जा रही है कि इन्होंने अपना जो कि अगर राजधानी की बात करते हैं हरियाणा के थानेश्वर में बनाई। ठीक है, कौन, पुष्यभूति वंश। ठीक है, और इसका अगला शासक जो है प्रभाकर जो वर्धन हुआ। ठीक है, जिसने जो कि धीराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गुप्तोत्तर काल में जो कि अगर पुष्यभूति जो वंश जो था अपनी राजधानी को जो कि हरियाणा के थानेश्वर में बनाई, और इस वंश का अगला शासक कौन हुआ था, तो प्रभाकर वर्धन हुआ था, जिसने महाधीराज की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अलावा अगर बात करें हम तो इसने अगर देखें तो प्रभाकर इसके अलावा देखें तो परम भंडारक राजा की उपाधि धारण किया। ठीक है, राजा की उपाधि धारण को किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें बातें कही जा रही। ठीक है, कि प्रभाकर जो वर्धन जो था, प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थे। ठीक है, जिसमें एक राजवर्धन जो सबसे बड़ा पुत्र था, राजश्री उनकी पुत्री थी, और हर्षवर्धन जो कि छोटा पुत्र था। ठीक है, तो ये 3 ऐसे उनकी संतानें थी जिसके बारे में प्रभाकर वर्धन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में देखेंगे क्या है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कहानी के तौर पर आप समझ सकते हैं कि राजश्री का जो विवाह हो गया, राजश्री जो कि प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री थी, अगर इसकी विवाह देखा जाए तो कनौज के एक शासक था जिसका नाम था ग्रहवर्मन के साथ हो गया विवाह। ठीक है, किसकी, तो राजश्री की विवाह हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आगे चलकर जो कि मालवा के एक शासक जो कि देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया। सोचिए कि उसकी पुत्री का जो यानी बोल सकते कि पति यानी कि उसकी दामाद को जो है जो कि यहाँ जो है हत्या हो जाता है। ठीक है, राजश्री का जो पति है यहाँ पर ही मारा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो ये मालवा के शासक था देवगुप्त, उसने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, एवं राजश्री क्या किया, राजश्री जो है राजश्री को मारने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर राजश्री जो है बच गई और किसी प्रकार से वो जंगल में जाकर छिप गई और वहाँ पर जो है उनकी जान बच गई, किसकी, राजश्री के। लेकिन इसी के बदला लेने के लिए जो इसका बड़ा पुत्र था राजवर्धन जो कि वही है, इसकी बदला लेने के जो राजवर्धन जो बड़ा पुत्र था, इसने क्या किया, देवगुप्त को हत्या कर दिया। यानी कि अपने मतलब कि बहन के पति की जो कि उसकी हत्या के बदला लेने के लिए जो राजवर्धन जो कि देवगुप्त को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से देवगुप्त की हत्या हो जाता है। ठीक है, राजवर्धन के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि किसी ने फिर जो है इसको राजवर्धन के भी यहाँ पर ही हत्या हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए इसके पश्चात आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर क्या होता है कि धोखे से बंगाल के एक शासक था जिसका नाम था शशांक। ठीक है, उसने क्या किया, राजवर्धन को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं कि धोखे से फिर जो है राजवर्धन की हत्या जो कि बंगाल के शासक शशांक के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, हालांकि उस समय क्या था कि उस समय अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर्षवर्धन आता है। ठीक है, हर्षवर्धन की उम्र काफ़ी छोटा है, उसमें उसकी उम्र बहुत कम थी, 14 साल के साल उम्र का बच्चा है। आप देख सकते हैं कि इसके पश्चात जो है विपरीत परिस्थितियों में
जब उनके साथ स्थिति खराब हो गया प्रभाकर वर्धन की, जब उनकी, तो हर्षवर्धन की अगर बात करें हम, तो हर्षवर्धन के जो शासक बना, ठीक है, जब इसके वही बन रहा है कि इसके विपरीत, जिसके पश्चात विपरीत परिस्थितियों में हर्षवर्धन शासक बना और इसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, बंगाल के जो शासक जो शशांक की, उसकी हत्या कर दी। देखिए यहाँ दोस्तों किस प्रकार से क्रम चला, उसको हत्या कर रहा है और उसको हत्या कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर यहाँ पर शशांक की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, तो हर्षवर्धन के द्वारा, क्योंकि हर्षवर्धन उसका छोटा पुत्र था प्रभाकर वर्धन का। और क्या किया कि सबसे पहले उसने अपनी बहन राजश्री को जो है पता लगाया, ठीक है। जब उसकी बहन पता लग गई तो उसके बाद क्या, अपने बहन को जो है यहाँ पर क्या करता है कि कनौज की गद्दी पर जो है अपनी बहन को बना बैठा देता है और खुद उसका क्या है, संरक्षिका बन जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि हर्षवर्धन ने कनौज की गद्दी पर अपनी बहन को स्थापित करवाया और संरक्षी यानी कि संरक्षक बन गया, ठीक है, यानी अपनी बहन के यहाँ पर संरक्षक बन गया, ठीक है, गद्दी पर बैठा के, और इसकी प्रशासनिक राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया, ठीक है, कर दिया किसने, हर्षवर्धन ने, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से कहानी है यहाँ पर ही। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन जो कि साहित्य के लेखन में काफ़ी रुचि रखता था, ठीक है, और इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी, ठीक है, तो इन 3 ऐसी जो कि यहाँ पर लेखन का कार्य करता है, ठीक है, जो कि नामकीन की पुस्तकें हैं। तो दोस्तों आप इसको याद रखिए, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, ये 3 पुस्तकें किसकी, हर्षवर्धन की है, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चल दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है उसके बाद दोस्तों किसके दरबार में कवि जो कि वान भट्ट, जिसने कि कादम्बरी और हर्षचित नाम की पुस्तकें लिखे थे। दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में कि वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और ये भी पूछा जाता है कि कादम्बरी और हर्षचरित नामक पुस्तकें किसने लिखी थी, तो हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वान भट्ट कवि जो है जिसने अपने जो कि इनके नाम से पुस्तक यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में हेन सिंह नाम का एक चीनी यात्री आया, ठीक है, जिसने कि पुस्तक सी यू की लिखता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेन सिंह एक चीनी यात्री भी आता है 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय में, और इसने सी यू की पुस्तकें यहाँ पर लिखी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हर्षवर्धन को की बात हो रही, ठीक है, कि इसने यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से तमाम यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है, कि इस यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे इसमें और देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें बताई जा रही है, ठीक है। देख सकते हैं कि हेन सिंह जो आया था, या जो कि हेन सिंह जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जब यहाँ पर आता है, ठीक है, तो उसे यात्रियों का राजकुमार, इस सारे बातें के बारे में कही जा रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि हेन सिंह जो चीनी यात्री था, नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ पर अध्ययन किया और बाद में यह अध्यापक बनकर भी यहाँ पर कार्य किया, ठीक है। तो उन सारे बातें जो हैं, जो नीति का पंडित, यात्रियों का जो भी है, इन सारे हेन सिंह के बारे में बातें कही जा रही, ठीक है। और ये जब नालंदा विश्वविद्यालय में आते हैं तो अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद यहाँ पर एक अध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर और बातें क्या कही जा रही है कि हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत में अभियान चलाया, ठीक है, परंतु नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक जो कि पुलकेशिन द्वितीय से परास्त हो गया, ठीक है। और जिसकी अगर देखा जाए तो प्रयाग जो कि इसकी जो है ऐहोल जो कि कर्नाटक परिस्थिति से देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के बीच में और यहाँ पर जैसे चालुक्य शासक दोनों के बीच में नर्मदा नदी के तट पर एक मतलब कि दोनों के साथ झगड़ा होता है। और यहीं पर क्या होता है कि पुलकेशिन जो द्वितीय था चालुक्य शासक, उसने क्या किया, यहाँ पर हर्षवर्धन को परास्त कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसकी जानकारी जो है, हमको सूचना जो है ऐहोल जो कि कर्नाटक परिस्थिति से देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल और सामंतवाद और राजपूत काल, ठीक है। तीनों चारों जो कि हमारा देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल और सामंतवाद और राजपूत काल, ठीक है। और इस सारे चीज़ों को 1250 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में हम लोग सब देखेंगे, ठीक है।
क्योंकि अब देखते हैं कि हर्षवर्धन की यहाँ पर हत्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाता है, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ठीक है, चालुक्य शासक के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या रहा, और आप देख सकते हैं कि एक तो कनौज को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ही लोगों को, यहाँ पर ही सभी का निगाह बैठा हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं आगे की क्या घटनाएं घटी इनके बीच में, वो हम लोग सब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन की हत्या हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, वही है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पुनः भारत छोटे छोटे राज्य दिखाई देते हैं, और इस समय उत्तर भारत में एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि इसको सबको एक कर सके। देख सकते हैं दोस्तों क्या बातें कही जा रही है कि जब यहाँ पर हर्षवर्धन का मृत्यु हो जाता है तो इस प्रकार से देते हैं कि यहाँ पर जो भी राज्य थे सब छोटे छोटे राजपूत राज्यों में यहाँ पर बट गए, ठीक है। और इस समय उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तर भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि सबको एक कर सके, ठीक है। यानी कि पूरा के पूरा यहाँ पर तितिर बितिर हो गया, ठीक है। छोटे छोटे राज्य यहाँ पर दिखाई देने लगे, अपना अपना राजा अपने अपने जगह पर क्या है, अपना अधिकार जमाने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसी बातें कही जा रही है दोस्तों कि इस समय अगर बात करें हम तो इस समय कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई, छोटा छोटा सब राज्य बट गए यहाँ पर, और इन राज्यों की अधिकांश शासक स्वयं के लिए राजपूत यानी कि राजा के पुत्र शब्द का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जगह जगह पर क्या छोटा छोटा राज्य में बट गया, और जो भी वहाँ पर शासक हुए वो स्वयं के आपने एक राजपूत बताया जो कि राजा के पुत्र शब्द का इस्तेमाल किया अपने लिए, ठीक है, और अपने तरीक़ा से वहाँ पर अपना राज करने लगे, ठीक है, शासन को चलाने लगे, ठीक है। और इन्हीं में हम लोग देखते हैं कि कुछ जो कि प्रमुख जो कि हमारे राजपूत वंश थे, आप देख सकते हैं, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार की बात हो रही है, गढ़वाल की बात हो रही है, पाल शासक की बात हो रही है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे राजा हैं जो कि अपनी जगह पर जो कि शासन को चला रहे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि सेन वंश है, चौहान है, परमार है, चालुक्य हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कलचुरी को आप देख सकते हैं। तो तमाम यहाँ पर देख रहे छोटे छोटे ऐसे राज्य हैं जो कि वहाँ पर राजा जो है शासन कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि पूरी तरीक़ा से हालांकि तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, ठीक है। तो देखते दोस्तों सभी को एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हर्षवर्धन के बाद जब कोई उत्तर भारत पर कोई और ऐसा शक्ति नहीं रहा जो कि सभी राज्यों को एक कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ परिणाम स्वरूप कि सभी राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट कर गए, और यहाँ पर सभी अलग अलग जो कि राजा थे यहाँ पर अपने तरीके से शासन करने लगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कनौज के लिए सबसे बड़ा संघर्ष हो गया, क्योंकि उत्तर भारत में कनौज जो था काफ़ी ज़्यादा अपने आप में मतलब कि एक बोल सकते हैं कि विस्तृत था, और उसके लिए सभी को ने वहाँ पर निगाहें थी कनौज को लेकर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के काल में उत्तर भारत का संप्रभुता प्रतीक बना हुआ था कौन, कनौज, ठीक है। कनौज पर सभी का निगाहें था, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राजपूत जो कि काल तक आते आते कई बड़ी शक्तियाँ के बीच में कनौज पर नियंत्रण को लेकर जो लंबा संघर्ष चला। लेकिन वही है अपने आप में सभी लोग जो भी राजा छोटे छोटे राज्य जो टूट कर जो राज कर रहे थे, तो सभी यहाँ पर जो कनौज को लेकर जो है एक लंबा संघर्ष चला, और काफ़ी 200 वर्षों तक की बात हो रही, ठीक है। कि 200 वर्षों तक अगर बात है, 200 वर्षों तक तीन बड़ी शक्तियाँ जो आपस में इसके लिए लड़ते रहे, किसके लिए, कनौज को लेकर यहाँ पर लड़ती रही, ठीक है, लड़ते रही। और उसके बारे में देखा जाए तीन बड़ी शक्तियाँ कौन थी, आप देख सकते जिसको हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं, ठीक है। और पूछा भी जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से थे, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कि गुर्जर प्रतिहार की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद पाल और राजपूत, ये तीन ऐसी शक्तियाँ जो थी, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजपूत, जो कि कनौज को लेकर जो है संघर्ष हमेशा करते रहे, ठीक है। तो पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार के बीच, पाल के बीच और राजपूतों के बीच में चला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी में आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि इसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंत में अगर बात करें तो गुर्जर प्रतिहार विजेता बना, यानी कि ये जो संघर्ष चल रहा था तो इसी संघर्ष में जो गुर्जर प्रतिहार जो था इनको क्या हुआ, विजेता यानी कि इसको विजय प्राप्ति हो गई, ठीक है, इस संघर्ष में, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। चलिए इसके बारे में और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि राजपूत काल की जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है।
कि इस समय इनकी क्या व्यवस्था थी और कैसी प्रशासन थी, उसके बारे में हम लोग सब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पूर्व मध्यकाल में, यानी कि पूर्व मध्यकाल में बातें हो रही। ठीक है, राजनीतिक का स्वरूप की बात करें, हमें मुख्य रूप से सामंतीवादी दिखाई देता है। ठीक है, और सामंतीवादी दिखाई देता है। ठीक है, और इस समय हमें अनेक राजपूत शासकों की सूचना हमको मिलती है। ठीक है, किंतु इनके बीच अनेक सामंत भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे राज टूटा, उसके बाद यहाँ पर राजपूतों की शासकों की सूचना हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, और इनके जो भी थे, इनके नीचे अनेक छोटे छोटे ऐसे सामंत थे, छोटे छोटे राज्यों में जो शासन करने वाले जो राजा थे, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सामंतवाद, यहाँ बातें कही जा रही है कि सामंतवाद आखिर है क्या, यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सामंतवाद के बारे में इस बात कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि एक राजनीतिक जो कि प्रशासनिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में ये जाने जाते थे। ठीक है, और इस व्यवस्था के तहत जब केंद्र कमज़ोर होता है तो अलग अलग, यानी कि जो अलग अलग जो सामंत जो थे अपने हिस्सों में क्या करते थे, मजबूत हो जाते थे। ठीक है, तो वही है जो सामंत जो कि अलग अलग हिस्सों में जो शासन कर रहे थे, वो क्या करते थे, इसमें एकजुट हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद इसी में और यही बातें कही जा रही। ठीक है, कि इस व्यवस्था के कारण एक बंद अर्थव्यवस्था नगरी जो कि पतन मुद्रा के स्थान पर जो है, ठीक है, और वस्तु विनिमय का भी शुरू हो गया। ठीक है, और आत्मनिर्भर गांव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो इनकी व्यवस्थाएँ हैं। ठीक है, और एक जो कि हमारे बंद अर्थव्यवस्था की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये नगरों का पतन जो है मुद्रा के स्थान पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वस्तु विनिमय का शुरू हो जाता है और अपने आप में गांव जो है आत्मनिर्भर दिखाई यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें और देखते हैं क्या है, बातें कही जा रही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामंतवाद के बारे में बातें कही गई। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पर एक राजपूत काल की जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखें। देखिए दोस्तों, और इसमें ही बात कही जा रही है कि भारत में जो कि सामंतवाद के आने के कुछ प्रमुख कारण थे, आखिर सामंतवाद क्यों भारत में आए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं आखिर इनके पीछे क्या कारण रहा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसके पीछे अगर बात करें हम, तो इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण भूमि का अनुदान था। ठीक है, और इस अनुदान के साथ साथ जो कि वर्गों को शक्ति का हस्तांतरण यहाँ पर कर दिया गया, यानी कि जो भी वहाँ पर वर्ग थे उनको क्या कर दिया गया, शक्ति की, उनको भी कुछ शक्तियाँ दे दिया गया। ठीक है, और सबसे बड़ा तो एक कारण था कि भूमि अनुदान था। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते दोस्तों कि इसके अलावा अगर बात करें समाज में जो कि पुण्य की अवधारणा लाई गई। ठीक है, और जिसमें जमीन दान सबसे बड़ा पुण्य बताया गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कि ज़मीन और भूमि को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, कि जो पुण्य के रूप में लोग यहाँ पर क्या करते थे, भूमि को दान दिया करते थे। ठीक है, दान देने की बात यहीं पर ही बताया जा रहा है कि अगर आप ज़मीन को दान करते हैं तो एक सबसे बड़ा पुण्य यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो समाज में ऐसी व्यवस्था यहाँ पर देखने को हमको मिल रही है। उसके बाद दोस्तों और आगे देखेंगे हम लोग सब इसमें क्या लिखा गया। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पर बातें हो रही है कि समाज, अगर बात करें राजपूत काल का, अगर समाज की बात करें हम, तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ब्राह्मण में देखेंगे जो कि 36 जातियाँ दिखाई दे रही मिल, उसके राजपूत में भी 36 जातियाँ हैं, वैश्य में 64 जाति है, और शूद्रों में 108 जातियाँ जो कि राजपूत काल में समाज में इस चीज़ को देखने को मिल रही है। ठीक है, कि ब्राह्मणों के लिए 36 जाति, राजपूत के लिए 36 जाति, और वैश्य के लिए 64 जाति, और शूद्रों के लिए 108 जातियाँ की चर्चा यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसी समय देख सकते हैं कि इसी काल में अगर देखा जाए तो समाज पूर्व की अपेक्षा और जो खराब दिखाई देती है। ठीक है, जिसके कुछ प्रमुख उदाहरण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि समाज में काफ़ी ज़्यादा पहले से बदलाव देखने को मिल रही है। ठीक है, और उसकी जो स्थिति और यहाँ पर जो खराब देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम कुछ उदाहरण से जो है देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि इस काल में जो कलहन की एक राज तरंगिणी जो लिखा गया है, यह सूचना मिलती है कि ब्राह्मण और जो क्षत्रिय वर्ग के 36 जातियाँ और वैश्य और शूद्रों की बातें यहाँ पर कही जा रही। ठीक है, कि इनकी 64 जातियाँ और शूद्रों की 108 जातियाँ की उल्लेख यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है,
उसके बाद और इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि समाज में जातियाँ, विषमता और छुआछूत अपने चरम पर। सोचिए कि कितना ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच गया था, छुआछूत को लेकर, जाति में विषमता को लेकर। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस समय बेस्यों की सामाजिक स्थिति शूद्रों के समान दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि जो बेस्ट थे, जो कि व्यापार कर रहे थे, ठीक है, तो उनकी स्थिति क्या है, शूद्रों के समान। जो शूद्र थे यहाँ पर, जो कि नीचे रहने वाले जो लोग थे, उनके समान यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, और शूद्रों की स्थिति भी में कुछ सुधार यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते दोस्तों कि अलबरूनी इस समय क्या करता है कि अलबरूनी इस बात की भी कहता है कि वैश्यों और शूद्रों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। यानी कि जो बिजनेस करने वाले थे, जो व्यापार करने वाले थे, हालांकि उनकी भी यहाँ पर स्थिति उतना ठीक ठाक से नहीं रहा। ठीक है, वो भी अपने जो व्यापार को छोड़कर शूद्रों के समान गृहस्थ जो कृषि कार्य में यहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस बात को अलबरूनी बता रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इनकी सामाजिक में किस प्रकार से इनकी व्यवस्था में बदलाव यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहीं पर क्या होती है कि महिलाओं की स्थिति के बारे में स्थिति बताई जा रही है, जो कि खराब बताई जा रही है, और समाज में बाल विवाह, जो कि विधवाओं पर दयनीय स्थिति काफ़ी यहाँ पर जो कि पहले की तुलना में यहाँ पर ही हमको बदलाव देखने को मिल रही है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, और इसमें देखिए तो ही बात कही जा रही है सती प्रथा, जो कि देवदासी प्रथा और जोहार तथा जैसी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, कि पति के मर जाने के बाद उसके जो देवर के साथ जो विवाह की जो व्यवस्थाएं थी, इन सारे व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो इन सारे बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे हम लोग सब राजपूत काल की जो अर्थव्यवस्था कैसा था, अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि इस काल में कृषि के क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों का जो पतन हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया। ठीक है, और भूमि अनुदान के कारण जो है कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। यानी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस बात को बताया जा रहा है। ठीक है, कि कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों का यहाँ पर पतन हो गया और भूमि अनुदान के कारण जो कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। ठीक है, तो भूमि अनुदान तो इसमें बता ही दिया गया था कि सबसे बड़ा पुण्य यहाँ पर बताया जा रहा है भूमि, अगर आप किसी को दान देते हैं तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ जैसे कि जिन लोगों का अनुदान मिला, उन्होंने अपनी ज़मीन पर पूंजी और तकनीकी का उपयोग किया। देखिए जो लोगों को यहाँ पर मतलब भूमि मिला गया दान में, अनुदान में, उन्होंने क्या किया, उस ज़मीन पर अपनी पूंजी लगाया और तकनीकी आदि का उपयोग यहाँ पर जो है उसके कार्य के लिए काम किए। ठीक है, इसी काल में हमें सिंचाई के लिए जो कि हमको अरहट, जो कि आप देख सकते हैं कि इस समय हमको जो भूमि मिला था उनके लिए सिंचाई के लिए अरहट करने का मतलब जो तक कुआं से जो पानी निकालने के लिए तरीका था, जो आज के समय में रेहट का इस्तेमाल करते हैं शब्द का, तो वही है अरहट और घटी कुएँ, जो कि यहाँ पर जो कि पानी निकालने के लिए, जो कुएं से पानी निकालने के लिए प्रक्रिया जो है यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, सिंचाई कार्य के लिए। ठीक है, और उसके बाद और आगे देखते हैं क्या है कि दक्षिण भारत में अगर देखा जाए, देखिए दक्षिण भारत में अलग अलग जो कि सामंतों के द्वारा तालाबों का भी विकास करवाया गया है। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की बात हो रही है कि वहाँ के जो सामंत थे, जो राजा थे, जो कि वहाँ शासन कर रहे थे, तो उनके द्वारा जो है तालाबों का भी यहाँ पर जो कि विकास करवाया गया। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के हमें बताया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर यह है कि इस समय जो है इस लंबी दूरी के व्यापार में कमी दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मौद्रिक व्यवस्था का भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि वही है, ठीक है, मौद्रिक व्यवस्था की दिखाई देती है और उत्पादन के केंद्रों का ही विनाश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो तमाम सारे बातें को यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि राजपूत काल के जो धर्म, जो कि राजपूत काल की जो धर्म व्यवस्था कैसा था उसके बारे में हम सब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखिए राजपूत काल में ब्राह्मण धर्म की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो शैव और जो कि हमारा वैष्णव जो कि संप्रदाय की बात हो रही। ठीक है, यानी कि शैव और वैष्णव जो कि संप्रदाय एक समान अवस्था में दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर जो राजपूत काल में अगर धर्म की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ब्राह्मण धर्म की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो कि शिव धर्म को मानने वाले और वैष्णव धर्म को मानने वाले जो संप्रदाय थे, उनकी अगर स्थिति के दिखाई दे तो वहाँ पर एक समान अवस्था दिखाई देता है। ठीक है, तो इन सारे बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म के यहाँ पर ही पतन की बातें कही जा रही, ठीक है, कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से गुप्तोत्तर काल में, राजपूत काल में यहाँ पर जो है धर्म का जो है पतन हुआ, बौद्ध धर्म का। तो देख सकते हैं कि इस समय क्या था कि बौद्ध धर्म का पतन दिखाई देता है, ठीक है, पतन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बौद्ध धर्म के समय अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म केवल बौद्ध धर्म के समय तक केवल बंगाल का जो कि सिमट कर रह गया, यानी कि यही बात है कि बौद्ध धर्म की बात करें हम तो अगर केवल जब बंगाल तक ही सिमट कर रह गया, ठीक है, और बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म की ब्रजान शाखा से अपना संरक्षण दिया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बंगाल के जो शासकों की, पाल शासकों की बातें कही जा रही थी कि जो कि बौद्ध धर्म के ब्रजान शाखा को अपना यहाँ पर संरक्षण देते हैं, ठीक है। और जिसने तारा नामक देवी, जिसने क्या बोल रहा, तारा नामक देवी की पूजा होती है, ठीक है, और पंच मकार की साधना की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बातें, तमाम चीज़ें कही जा रही, ठीक है, राजपूत काल में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यह है कि इस समय तक बौद्ध धर्म की, इस समय तक कह रहा है कि इस समय तक बौद्ध धर्म की सरलता समाप्त हो चुकी थी और इसके अंदर जो कि अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसी बुराइयां प्रवेश कर चुका था। किसमें? तो बौद्ध धर्म में इस बात को कहा जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर उनकी जो धर्म की जो सरलता है समाप्त हो चुकी है और इसमें बहुत सारे अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसी तमाम बुराइयां, इसकी जो बातें हैं इसमें प्रवेश कर चुकी है, ठीक है। तो इन सारे बातों को कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की अगर अवतार, बौद्ध की भी अवतार को घोषित कर दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर शंकराचार्य के भी यहाँ पर उल्लेख देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों तमाम बातें जो है आप देख सकते हैं कि राजपूत काल में धर्म को लेकर अगर देखा जाए तो किस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ, ठीक है, और सारे बातें यहीं पर कही जा रही, ठीक है। देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं राजपूत काल में देख रहे हैं कि तंत्र संप्रदाय की बात हो रही, ठीक है, कि इस समय अगर देखा जाए भूमि अनुदान के कारण अलग अलग हिस्सों तक जो है जो कि वैदिक जो कि व्यवस्था पहुँचने लगी, ठीक है, जिससे क्या हुआ, आदिवासियों की सांस्कृतिक और जो कि ब्राह्मण जो कि वादियों की संस्कृति में मेलजोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो तमाम बातें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहा है कि पुरोहित, तो जो उसके बाद देखते हैं क्या है कि पुरोहित वर्ग के द्वारा अपनी दान दक्षिणा के लिए तंत्रवाद के को साबित किया गया, ठीक है। यहाँ पर पुरोहित जो कि पूजा पाठ कराने वाले जो वर्ग के द्वारा जो है, जो उनकी अपनी दान दक्षिणा के लिए जो है तंत्रवाद को भी साबित किया गया, ठीक है। तो तमाम बातें को आप यहाँ पर देख रहे हैं। तंत्रवाद में क्या होता था कि तंत्रवाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जैसे कि रोगों का निवारण है, अनाजों की रक्षा है, जानवरों की रक्षा है, जादू टोना, वशीकरण, तमाम बातें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसमें सारे बात जो है तंत्रवाद में देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसमें कि रोगों का निवारण, अनाजों की रक्षा, जानवरों की रक्षा, जादू टोना और उसको वशीकरण, भूत प्रेत आदि की जानकारी देखने को मिल रही है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि आदि की रक्षा के लिए विधियाँ बताई गई है कि इसमें तंत्रवाद में, जिसमें आम जनता के तंत्र मंत्र वाद की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गया। तो आज भी देख रहे हैं इस चीज़ को है, लोग बहुत सारे बाबा के पास जाते हैं, तो आज भी इस चीज़ को प्रचलित आप देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है विश्वास है, ठीक है, और लोग आज भी इसके प्रति क्या है आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर आप देखें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं पाल वंश, ठीक है। पाल वंश की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं पाल वंश, ठीक है, जो छोटे छोटे राज हैं, सामंत हैं, यहाँ पर राजा चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 7वीं से हम लोग 11वीं शताब्दी के बीच में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पाल वंश के बारे में। देखिए पाल वंश की बात करें हम तो पाल वंश की अगर स्थापना गोपाल नाम के शासक के द्वारा की गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल नाम के शासक के द्वारा की गई है। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया था, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने नालंदा में औदनपुरी विश्वविद्यालय के क्या करवाया था ना, जो कि स्थापना करवाया, ठीक, जो कि बिहार शरीफ में, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों कि पाल वंश के द्वारा ही जो है गोपाल के द्वारा नालंदा में औदनपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया जो कि बिहार शरीफ में है। और पाल वंश की जो स्थापना करने वाले जो शासक थे, इन्होंने अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थापित करवाया था, ठीक है। तो तमाम चीज़ें आप पाल वंश के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पाल वंश जो का अगला शासक जो था धर्मपाल हुआ था, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, लेकिन
इस किसी कारणवश जो है साम्राज्य का विकास रुकने लगा। ठीक है, तो वही देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि इस वंश का जो पाल वंश का अगला शासक जो गोपाल के बाद धर्मपाल हुआ, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और इसी कारण जो कि पाल शासक का जो विकास यहाँ पर क्या हुआ, रुकने लगा। ठीक है, तो दोस्तों तमाम पाल वंश के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद देख सकते दोस्तों यहाँ पर बातें कही जाए कि धर्मपाल के द्वारा भागलपुर में जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई, जो कि सोनपुर और महाबिहार जो वर्तमान में बंगाल देश की स्थापना कराई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर तमाम बातें कही जा रही हैं कि धर्मपाल के द्वारा जो कि भागलपुर में जो बिहार में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई है, और सोनपुर महाबिहार जो कि वर्तमान में बंगाल देश में है इसकी स्थापना भी कराई गई थी। तो सोनपुर महाबिहार किसके द्वारा, तो धर्मपाल के द्वारा ही कराया गया। तो दोस्तों तमाम इन सारे बातों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि धर्मपाल के द्वारा बताया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धर्मपाल के द्वारा ही कहा जा रहा है। ठीक है, कि बौद्ध धर्म के ब्रजयान जो कि संप्रदाय से यहाँ पर फला फूला जो कौन, तो आपका जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बातें हो रही। ठीक है, और यहीं पर जो है विज्ञान खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र कानून व्याकरण दर्शन जैसे अन्य विषयों को भी पढ़ाए जाते हैं। कहाँ पर ही, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो तमाम बातें यहाँ पर इस चीज़ को कही जा रही। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर देखें हम तो धर्मपाल के बाद जो है यहाँ पर देवपाल आता है। ठीक, अगला शासक बनकर। ठीक है, देवपाल, जिसके समय में अरब यात्री जो कि सुलेमान आता है। ठीक है, अब बंगाल के लिए रोहिमा, कहाँ रोहिमा जो कि शब्द इसको दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि धर्मपाल के बाद देवपाल आता है, जिसके समय में एक अरब यात्री जो कि यहाँ पर आता है, जिसे हम लोग सब रोहिमा बंगाल के लिए जो है शब्द यहाँ पर नाम दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसके समय अगला अगर बात करें हम तो इस वंश का अगला शासक की बात करें हम तो महिपाल हुआ था। ठीक है, देवपाल के बाद महिपाल हुआ, जिसने कि पाल वंश का विकास क्या हुआ, पुनः तेजी से करने का प्रयास किया। कौन, तो महिपाल। ठीक है, इसलिए इसे पाल जो कि इससे जो है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कि आप धर्मपाल के बारे और उसके बाद जो हमने पाल वंश के बारे में देखा। ठीक है, तो वही है कि धर्मपाल को जो है इस वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, जो काफ़ी उन्होंने विकास धर्म इसको तेज़ी से लाने के लिए काम किया। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके द्वारा अगर बात करें हम तो दीपांकर नामक जो कि बौद्ध भिक्षु तिब्बत से भेजा गया था किसको, तो इसी के समय में। ठीक है, और इसके समय में चोल शासक जो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया। ठीक है, और जो हमारा महिपाल था। ठीक है, को पराजित कर दिया। ठीक है, जो कि महिपाल जो आया था इसको क्या कर दिया, जो महिपाल जो कि देवपाल के बाद जो देखे हमने उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कौन, तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, जो राजेंद्र प्रथम की बात हो रही है। ठीक है, ने बंगाल पर आक्रमण किया और महिपाल को पराजित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों पाल वंश के जो आखिरी शासक जो हुआ था, आखिरी शासक की बात हुई मदन पाल हुआ था, जिसकी मृत्यु के बाद यह वंश समाप्त हो गया। ठीक है, यानी जो मदन पाल जो आखिरी रूप से जो पाल वंश के शासक हुआ था, जो इसकी मृत्यु के बाद जो है यह इस वंश को पूरी तरीक़ा से समाप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि इस वंश के समापन के बाद इस क्षेत्र पर सेन वंश का उदय हो गया। ठीक है, जब पाल वंश की समाप्ति हो गया तो पाल वंश की समाप्ति के बाद जो है इस वंश पर जो सेन वंश का क्या हुआ, उदय हो गया और उसकी स्थापित हो गया। तो देख सकते हैं पाल वंश के जो किस प्रकार से जो शासक यहाँ पर आए, आप यहाँ पर इनके नाम को आप थोड़ा देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि गोपाल आया, धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, महिपाल और मदन पाल जो आखिरी रूप से जो आया, और इसकी हार हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो यहाँ पर सेन वंश की क्या हो गया, स्थापना हो गया। ठीक है, तो तमाम बातें को आपने यहाँ पर देखा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ देखते हैं सेन वंश की बात हो रही। ठीक है, सेन वंश जो कि बंगाल से संबंधित है और इस वंश के संस्थापक की बात करें हम तो सामंत सेन को माना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, किंतु अगर देखा जाए तो किंतु इसके वास्तविक संस्थापक जो है विजय सेन को माना जाता है। यानी कि जो हमारा सामंत सेन की जो बातें हो रही हैं, जो कि पाल वंश के बाद जो कि सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन को माना जाता है, किंतु अगर वास्तविक संस्थापक जो है विजय सेन को ही माना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों इस वंश की अगर की राजधानी की बात करें, लखनऊती, जो कि बंगाल एक नदिया जगह है, वहाँ इसकी राजधानी थी। और इस वंश के जो संस्थापक थे वो शैव धर्म के, यानी कि शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सेन वंश के जो संस्थापक थे वो शैव धर्म को यहाँ पर मान रहे हैं। उसके बाद है कि विजय सेन, जो कि वास्तविक संस्थापक थे, और विजय सेन के द्वारा जब परमेश्वर, भंडारक और महाधीराज आदि की यहाँ पर उपाधि धारण की गई। ठीक है, यानी कि विजय सेन जो हमारा वास्तविक संस्थापक थे सेन वंश के, उन्होंने परमेश्वर, परम भंडारक और महाराज धीराज की उपाधि को यहाँ पर धारण किया, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखते हैं दोस्तों कि इस वंश का जो अगला शासक जो हुआ था, इसका नाम था बल्लाल सेन हुआ, जो कि एक समाज सुधारक और विद्वान था। और इसके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। किसके द्वारा? जो कि बल्लाल सेन के द्वारा जो है 2 ग्रंथ लिखे गए। आप देख सकते हैं, एक था दान सागर और एक था अद्भुत सागर। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बल्लाल सेन के द्वारा दान सागर और अद्भुत सागर 2 ग्रंथ की चर्चा की जा रही है कि इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि अद्भुत जो सागर की रचना करते समय जो बल्लाल सेन की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और इस ग्रंथ का जो है लक्ष्मण सेन को पूरा कर दिया। यानी कि जो लक्ष्मण सेन जो उसी का भाई था, जो कि इसको क्या किया, इसको जो है जब बल्लाल सेन की जब मृत्यु हो जाता है अद्भुत सागर की रचना करते समय, तो लक्ष्मण सेन इसको क्या किया, उसको पूरा किया। ठीक है, उस ग्रंथ को लिख कर पूरा किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इसी के दरबार में जयदेव नाम के विद्वान रहते थे, जिन्होंने गीत गोविंद की पुस्तक की लिखी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बल्लाल सेन के दरबार में जो कि जयदेव नाम के विद्वान रहते थे, जिन्होंने गीत गोविंद की पुस्तक की लिखी। दोस्तों आप गीत गोविंद की पुस्तक आप एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया है, जो कि गोपाल जो कि यहाँ पर जो आप जो देख सकते हैं कि सेन वंश के शासक जो विजय सेन, तो लक्ष्मण सेन, इस तमाम जो कि आप इसको यहाँ पर रिलेट करके आप इसको जब पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर इनके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें और आगे देखते हैं क्या है। बल्लाल सेन को हमने देख लिया, विजय सेन को वास्तविक संस्थापक को देख लिया। ठीक है, सामंत सेन को देख लिया। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों जो लक्ष्मण सेन जो जो उसके जो भाई थे, उसके बताया जा रहा है कि लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं रहा सेन वंश का। ठीक है, और अंत में इस वंश को समाप्ति हो गई, यानी कि सेन वंश यहाँ भी जो है पूरी तरीक़ा से समाप्त हो गया। लक्ष्मण सेन के बाद और कोई यहाँ पर शासक हमको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि लक्ष्मण सेन ने परम भागवत जो कि उपाधि धारण की थी। ठीक है, और हिंदी में पहला अभिलेख इन्होंने लिखवाए थे। हाँ देखिए, हिंदी में अगर पहला अभिलेख को किसने लिखवाया था तो कौन था? लक्ष्मण सेन के द्वारा ही लिखवाया गया था। तो इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, यह राज्य जो गुजरात और दक्षिण पश्चिम जो कि राजस्थान आप देख सकते हैं में विस्तारित था, और इस वंश के शासक जो अपने आप को लक्ष्मण सेन का वंशज बताते थे। ठीक है, यानी कि जो लक्ष्मण सेन जो कि सेन वंश के जो अंतिम जो शासक हुए थे उन्हीं का वंशज बताते थे। ठीक है, इस वंश के बारे में जानकारी हमके पुलकेशिन द्वितीय के जो अहवल अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, कि इस वंश के संस्थापक जो नागभट्ट प्रथम था, और जिसने मालवा जिसकी राजधानी उज्जैन थी अपना क्षेत्र स्थापित किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर इसकी क्षेत्र की बात करें हम तो गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र तक विस्थापित था। और ये जो थे इस वंश के जो शासक थे अपने आप को लक्ष्मण जो कि का वंशज बताते थे। ठीक है, और अगर इसकी जानकारी बताया जाए तो इस वंश का जो था पुलकेशिन द्वितीय की जो अहवल अभिलेख जो लिखा गया है, इसी से पता चलता है। ठीक है, कि इस वंश के संस्थापक जो कि नागभट्ट प्रथम था, और जो कि मालवा तक यानी कि जिसकी राजधानी उज्जैन थी क्षेत्र तक विस्तार हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आप तमाम यहाँ पर बातें को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस वंश का अगला शासक जो कि वत्सराज हुआ था, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और कनौज को अपने साम्राज्य में मिला दिया। देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों फिर से कनौज की बातें आ रही है। ठीक है, कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अगला शासक हुआ था वासवराज हुआ था, और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार का ही विजय हुआ था, और यहीं पर कनौज को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चला, जिसमें कि था जो कि गुर्जर प्रतिहार का ही विजय हुआ था, और इसमें कनौज को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इस वंश का अगला शासक जो कि मिहिर भोज हुआ, जिसे
कनौज को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि इस वंश का जो अगला शासक हुआ था और मिहिर भोज हुआ था, जिसने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कि इसकी उपलब्धियों की सूचना हमको ग्वालियर के जो प्रशस्ति अभिलेख है उससे पता चलता है। ठीक है, इसके पश्चात अगर देखा जाए तो महेंद्र पाल शासक बना, जो कि राष्ट्रकूटों शासक इंद्र द्वितीय से पराजित हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ठीक है कि इसके पश्चात जो कि मतलब कि अगला शासक मिहिर भोज के बाद जो है महेंद्र पाल बना, लेकिन यह जो है राष्ट्रकूटों शासक की जो कि इंद्र जो तृतीय के द्वारा क्या हुआ, ये पराजित हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्वानों का यह विद्वानों का संरक्षण करता था कौन, महेंद्र पाल। ठीक है, और इसके दरबार में राजशेखर नाम का विद्वान रहते थे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण जैसे ग्रंथ को भी लिखे थे कौन, महेंद्र पाल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, जिसके बाद आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं चंदेल वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि यह वंश मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में विस्तारित है। ठीक है, और यहाँ के शासक जो कि बात करें तो मंदिर पर जो कि बेसर शैली दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ के जो शासक हैं जो कि मंदिर का निर्माण की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें कि बेसर शैली में जो कि यहाँ पर ही मंदिर बनाए जाते थे। और बेसर शैली कहने का मतलब होता है द्रविड़ और नागर। ठीक है, तो द्रविड़ कहने का मतलब दक्षिण भारत और नागर का मतलब उत्तर शैली। तो जो बीच का जो क्षेत्र है वहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पर बेसर शैली में निर्माण किया जा रहा है यहाँ के शासकों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पता है कि यहाँ बनने वाले अधिकतर जो कि मंदिर है बेसर शैली की बनी हुई। ठीक है, और इसकी राजधानी आरंभिक राजधानी कहाँ थी, चंदेल वंश की महोबा, लेकिन थोड़े समय के पश्चात इसकी राजधानी जो खजुराहो में स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं खजुराहो के बारे में आप लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बातें कही जा रही है कि इस मंदिर के प्रांगण में अगर देखा जाए तो नंदी की मूर्ति मिलती है जो कि सबसे बड़ी प्रतिमा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर बातें कही जा रही। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर धंग ने गंगा जमुना के तट पर जो है जल समाधि ले ली। ठीक है, जल समाधि के मंदिर के अंदर डूब कर जो है अपना प्रांत को जो है त्याग दिया। ठीक है, तो इस वंश के अगला शासक अगर देखा जाए तो विद्याधर हुआ। ठीक है, और इसने गुजरात के शासक राजपाल की हत्या कर दिया। ठीक है, कौन, विद्याधर। ठीक है, तो तमाम इस प्रकार से अब शासक के बारे में आप देखते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक जो कि परमादिदेव था। ठीक है, जिससे पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, और इस राज को चौहानों के राज में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और आगे चलकर इस राज को दिल्ली सल्तनत में भी मिला दिया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं चंदेल वंश के बारे में यहाँ पर ये सारी बातें को यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर शासकों का अंत हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा और है, एक है कि जो मैत्रक वंश है, इसके संस्थापक के बाद के भंडारक हैं और गुजरात के आसपास के सौराष्ट्र के क्षेत्र में इनका विस्तार है। और यहाँ देख सकते हैं कि वाल्भी जैसे कि जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि छोटा सा मैत्रक वंश के बारे में बताया गया। ठीक है, कि इसके संस्थापक जो कि भंडारक थे और गुजरात के या आसपास जैसे सौराष्ट्र के क्षेत्र में इनका विस्तार देखा जाता है इस वंश के। और जो कि बाल्भी जो कि गुजरात में है, जो कि जैन धर्म के केंद्र के लिए प्रसिद्ध बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि चेदी और कलचुरी वंश के बारे में यहाँ पर बातें कही जा रही। ठीक है, कि संस्थापक कौन था, तो कोकल जो कि प्रथम था। ठीक है, और इसकी अगर क्षेत्र की बात करें हम तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी त्रिपुरी की बताया जा रही। ठीक है, और चेदी वंश की बात करें हम तो खारवेल जैन धर्म से अनुयायी थे यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो तमाम बातें बताई जाए। इसके बाद देते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो कि शासक की बात करें तो गंगेय देव था। ठीक है, और विक्रमादित्य जो कि यहाँ पर इसकी बातें कही जा रही। ठीक है, बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने गुप्त काल के बारे में, गुप्तोत्तर काल के बारे में इन सारे हमने आपको इस एक वीडियो में मैं आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और चलिए दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित जो भी MCQ क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं मैं आपको अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप जितनी बार देखेंगे तो आपको क्या होगा, थ्योरी जो है दिमाग में आपका सेव हो जाएगा मेमोरी में।
और उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो वहाँ आप आसानी से आप क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और चलिए, जय हिंद, जय भारत।